हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। आज हमारा इकोनॉमिक्स मेंस करंट अफेयर्स का सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी, एफआरबीएम एक्ट या फिर इन्वेस्टमेंट जैसे कि एफडीआई से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं जो कि करंट अफेयर्स में काफी चल रहे हैं, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जो पहला इश्यू आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। दोस्तों, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये इसका कॉन्टेक्स्ट है जीएसटी। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड किया है। ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट क्या था? इट वाज रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपहेल्ड किया है। तो मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट था कि कैसे कैलकुलेट होना चाहिए या कुछ फिजिकल जो रिलेशन था जीएसटी में कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसा होना चाहिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया कि मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट सही है। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, ये आपके 4 मार्कर या 8 मार्कर में पूछा जा सकता है, क्योंकि जीएसटी एक इंपॉर्टेंट टैक्स रिफॉर्म है इंडिया में। तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर टर्मिनोलॉजीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो आपको समझना जरूरी है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की। इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप कैसे समझते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब यह है कि वो टैक्स जो आप ऑलरेडी अपने इनपुट्स पर पे कर चुके हैं, आप उसको अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी में से घटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक कार मैन्युफैक्चरर है और आप कार बना रहे हैं। आपका आउटपुट क्या है? कार। मान लीजिए कार पर जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है, जो जीएसटी है, वो 450 रुपए है, मतलब ₹450। अब आपने कार बनाने के लिए कुछ इनपुट्स यूज किए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि टायर आपने बाहर से लिए हैं। कोई सप्लायर है जिसने आपको टायर प्रोवाइड किए हैं, तो उस सप्लायर ने टायर जो आपको सप्लाई किए हैं उस पर ₹100 टैक्स ऑलरेडी पे किया हुआ है। मान लीजिए एलईडी लाइट्स जो कि कार्स में लगती हैं, उस सप्लायर ने ₹120 टैक्स में ऑलरेडी पे कर चुका है। सीट कवर, मान लीजिए तीसरा इनपुट आपने बाहर से लिया है, तो उस पर ₹80 जो है वो आपका सप्लायर ऑलरेडी दे चुका है। तो टोटल इनपुट्स पर कितना टैक्स पेमेंट हो चुका है? ₹100 प्लस 120 प्लस 80, मतलब कि ₹300 जो है ऑलरेडी इनपुट्स पर टैक्स पे किए जा चुके हैं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट पर जो टैक्स लग रहा है ₹450, उसमें से आप ये ₹300 घटा सकते हैं। यही होगा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो ₹300 हैं, ये आप अपने फाइनल लायबिलिटी में से माइनस कर सकते हैं। तो जो कार मैन्युफैक्चरर है उसको एक्चुअली में कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? सिर्फ ₹150, सिर्फ ₹150 उसकी जीएसटी की लायबिलिटी होगी। तो इसी को कहा गया है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका फायदा क्या है कि ये टैक्स ऑन टैक्स को अवॉइड करता है, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस को हटाता है। नहीं तो क्या होता अगर आप मान लीजिए पूरा ₹450 पे करते, कि आप इनपुट्स पर तो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके थे, अब फाइनल प्रोडक्ट में भी जो वो इनपुट्स यूज हुए हैं वो दोबारा से उन पर भी आप टैक्स दे रहे हो। तो सरकार का मानना यह है कि कैस्केडिंग ऑफ टैक्स नहीं होना चाहिए। जो भी कंज्यूमर है उसको ऐसा नहीं हो कि वो टैक्स ऑन टैक्स पे करे, क्योंकि ये रिग्रेसिव नेचर के होते हैं। तो इसीलिए जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का अरेंजमेंट किया गया है। बट कुछ कंसर्न्स हैं जो कि इससे निकल करके आए हैं। पहला कंसर्न क्या है कि फेक इनवॉइसेस लोग जनरेट कर रहे हैं इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए। सेकंड इज रियल टाइम मैचिंग। अब ये फेक इनवॉइसेस काम कैसे कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई रियल टाइम मैचिंग नहीं है। रियल टाइम मैचिंग का मतलब क्या कि मान लीजिए आप कार मैन्युफैक्चरर थे, आपने इनवॉइस दिया कि देखिए मेरे सप्लायर्स ने इतना जो पेमेंट है टैक्सेस का ऑलरेडी इनपुट्स पर दे चुके हैं, है ना, और आप उस पर क्लेम कर रहे हैं कि मुझे जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाए। बट सरकार को कैसे पता चलेगा कि जो सप्लायर्स हैं आपकी उन्होंने पेमेंट कर दिया है टैक्सेस का? तो सरकार मैच करके देखेगी कि जो आपने बात रखी है कि इतने पेमेंट हो चुका है टैक्सेस का इनपुट्स पर, और सरकार के पास क्या डेटा है, वो रियल टाइम मैचिंग नहीं हो रही है अभी।
तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि फेक इनवॉइसेस लोग जनरेट कर रहे हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करके सरकार को चूना लगा रहे हैं। टाइम गैप, वही कि रियल टाइम मैचिंग नहीं है, टाइम गैप है। जब आप इनवॉइस सबमिट कर रहे हो गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट जब उसको मैच करके देखती है कि एक्चुअली में पेमेंट हुआ है टैक्सेस का या नहीं हुआ है, तो उसके बीच में टाइम गैप है। तो अगर इस सिस्टम को वर्क करना है तो रियल टाइम मैचिंग होना जरूरी है कि जब क्लेम सबमिट हो कि कितना टैक्स पेमेंट हो चुका है, तभी आप उस सप्लायर को निकाल के देखो कि सप्लायर ने कितना टैक्स पे किया है। तब आप बता पाओगे कि हाँ, आप उस क्लेम को तभी सेटल कर पाओगे कि यस यू आर करेक्ट, आपके सप्लायर ने इतना टैक्स पेमेंट कर चुका है, तो आपका जो क्लेम है इनपुट टैक्स क्रेडिट का ये सही है। जीएसटी लायबिलिटी, अब एक जो और प्रॉब्लम आ रही है इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से वो ये है कि मान लीजिए आपका 100 रुपीज की जीएसटी लायबिलिटी है, तो लोग जो है लगभग 80 रुपीज जो है वो किस में क्लेम कर रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट में। और एक्चुअली में सरकार के पास जीएसटी कितनी जा रही है, सिर्फ 20 रुपए। तो एक्चुअली में जो जीएसटी लायबिलिटी है वो काफी कम हो जा रही है इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से। तो ये कुछ कंसर्न्स थे जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड थे। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ वो है फिस्कल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये काउंसिल अभी काफी न्यूज में चल रही थी क्योंकि इसकी 24th मीटिंग जो है अभी हाल फिलहाल में हुई है, 24th मीटिंग ऑफ एफएसडीसी। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है ये भी आपसे 4 मार्कर में कभी भी पूछी जा सकती है। एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर्स। फिस्कल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी क्या पोजीशन है, एक ये नॉन स्टैट्यूटरी काउंसिल है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या है, ये इट इज नॉट क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लेजिस्लेशन। ये क्रिएट हुई है एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से जो कि 2010 में आया था। तो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको रिकमेंड किया था रघुराम राजन कमेटी ने 2008 में। आफ्टर जो वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया उसके बाद गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, रघुराम राजन उसके चेयरमैन थे। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि हमारे यहाँ जो है एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल होनी चाहिए, जिससे कि क्या बने, आपस में जो कॉपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है बिटवीन डिफरेंट फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, पॉलिसी मेकर्स, उनके बीच में ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, जिससे कि हमारे यहाँ कभी ऐसे हालात पैदा ना हो जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हुए थे। इसको चेयर करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा वही इसका चेयरमैन भी होगा। तो ये एक्स ऑफिशियो पोस्ट है। इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, मेंबर्स में जो भी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं जैसे आरबीआई, सेबी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये सारे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स प्लस फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अलावा भी जो चेयरपर्सन होते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के, वो भी इसके मेंबर होते हैं। तो ये सारे मेंबर्स होते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन में जैसे आपको बता चुका हूं कि इसका मेजर फंक्शन है जो भी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है उनके बीच में ज्यादा कॉपरेशन, ज्यादा कोऑर्डिनेशन हो। साथ में दूसरा फंक्शन क्या है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं जैसे कि रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, साथ में जो भी कॉन्ग्लोमरेट्स हैं काफी बड़े बड़े, उनकी फंक्शनिंग पे ध्यान देते हैं क्योंकि उनमें से कोई फेल होता है तो काफी बड़ा झटका लग सकता है बैंक्स की फंक्शनिंग पर। तो ये सारे इनके फंक्शंस है। सेकंड फंक्शन में आपको बता चुका हूं, कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन फाइनेंशियल रेगुलेटर्स।
तो ये सारे इनके फंक्शन है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के। जब इनकी मीटिंग होती है तो ये एक्सपर्ट्स को भी इनवाइट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को, इकोनॉमिस्ट को, ये उनको भी एक्सपर्ट को इनवाइट कर सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं, जान सकते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। आज का जो तीसरा इशू है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है कैपिटल गेन्स टैक्स। इसको मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि जो यूनियन बजट था इस साल का, उसमें कुछ ट्विक्स किए गए हैं इन कैपिटल गेन्स टैक्स। कुछ चेंजेस आए हैं कैपिटल गेन्स टैक्स में, जिसको हम सीजीटी कहते हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स। तो ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि सरकार ने इस बार के बजट में ये रेगुलेशन लेकर के आया है कि अगर कोई भी पार्टनर है इन कंपनी, मतलब जैसे कंपनी के ओनर्स होते हैं ना, पार्टनर्स होते हैं दो चार जिन्होंने मिलकर कंपनी को शुरू किया होता है, तो कोई पार्टनर अगर होता है कंपनी में, जब वो रिटायर होगा या फिर कंपनी डिसोल्यूशन हो जाएगा, मतलब कंपनी बंद हो जाएगी, तो उसके बाद अगर उसको कोई भी शेयर मिलता है कंपनी की तरफ से या कोई एसेट मिलता है, तो उसके ऊपर भी कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। और ये कैपिटल गेन्स टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे लेवी होगा, इट विल बी अप्लाइड ऑन नोशनल गेन। तो आप समझ रहे होंगे कि सर आपने सब कुछ तो बता दिया कि कैपिटल गेन्स टैक्स खुद में क्या होता है, वो नहीं बताया, तो वो मैं अब आपको आगे जो है समझाने वाला हूं। नोशनल गेन क्या होता है? अब कैपिटल गेन्स टैक्स मतलब कि जो आपको कैपिटल गेन हुआ है, कैसा कैपिटल गेन, नोशनल गेन उसमें निकालेंगे, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो मान लीजिए कि कोई लैंड है, आपने क्या किया, आपने कैपिटल एसेट को बाय किया। तो लैंड कैसा एक कैपिटल एसेट है, आपने उसको बाय किया, तो आपकी कुछ कॉस्ट है। तो नोशनल गेन हम निकालना चाह रहे हैं कि नोशनल गेन कैसे निकालेंगे। आप जब 9th-10th में थे, हम गेन कैसे निकालते थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहां कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस को कहते हैं यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू। जितने में आपने उस जमीन को बेचा, मान लीजिए आपने आज जमीन खरीदी, उसको 5 साल बाद बेचा, तो उस वक्त जो आपको पैसा मिला वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, माइनस कॉस्ट प्राइस में सिर्फ आपने जो लैंड खरीदी उसकी कॉस्ट, प्लस 5 साल तक आपने उसको मेंटेन किया। मान लीजिए आपने उसकी बाउंड्री वॉल करवाई है, आपने कोई गार्ड रखा है, मान लीजिए उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई गेट लगवाया है, तो ये सारी क्या होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट। तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है ये भी इसकी कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होगी। तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ बाइंग प्लस कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, ये बन जाएगा आपका नोशनल गेन। मान लीजिए कि वो आपको कितने रुपए मिले हैं, आपको 2 लाख रुपए मिले हैं। अब आपने जमीन बेची है, आपने इसको 80,000 में खरीदा था, आपके 20,000 रुपए लग गए उसके 5 साल में मेंटेनेंस के ऊपर। तो आपको गेन कितने का हुआ, नोशनल गेन 1 लाख रुपए का। तो जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो इस 1 लाख रुपए पे लगेगा। मान लीजिए कैपिटल गेन्स टैक्स का रेट है 10%, तो आपको कितना कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, 10% ऑफ आपका जो नोशनल गेन है, मतलब कि 1 लाख रुपए के ऊपर। ये कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए। तो ये आपका कैपिटल गेन्स टैक्स हो गया। 10,000 रुपए आपको कैपिटल गेन टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कैपिटल गेन्स टैक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इट डजंट अप्लाई टू अनसोल्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जब तक आपने लैंड खरीदी थी तब तक उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जिस दिन आप उसको बेचोगे उसी दिन आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन आपको कुछ नोशनल गेन हासिल होगा। जब तक लैंड आपके पास है, जब तक आप उसको मेंटेन करके रख रहे हो, तब तक आपको कोई गेन नहीं हो रहा है ना, बल्कि आपकी तो मेंटेनेंस कॉस्ट जा रही है। तो इसलिए जब तक कि कोई भी कैपिटल एसेट आपके पास है, आप उसको सेल आउट नहीं करते हैं, तब तक कोई कैपिटल गेन्स टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सेकंड, जैसे नाम में ही इसके है कि कैपिटल गेन्स टैक्स है, तो सिर्फ कैपिटल एसेट्स पे ही लगता है। जैसे मान लीजिए जैसे लैंड हो गया, आपके गोल्ड है, कुछ कॉइन्स है या ज्वेलरी है,
कोई फैक्ट्री, कोई इक्विपमेंट, आपने कुछ भी इस तरह को कैपिटल एसेट है तो उसके ऊपर लगेगा। थर्ड इज इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपके फादर से आपको कोई घर मिला है, तो उस घर के ऊपर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप कल के दिन को उस घर को बेचते हो तब आपके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का क्या कॉन्सेप्ट है? शॉर्ट टर्म का मतलब है जब आप किसी अगर एसेट को 36 मंथ्स के अंदर अंदर बेच देते हो तो उसके ऊपर जो आपको गेन हुआ है उसको कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। एक इसमें एक्सेप्शन है कि अगर इमूवेबल एसेट्स हैं, जैसे मान लीजिए घर है, लैंड है, तो उसके केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का मतलब है अगर आप उसको 24 महीने मतलब 2 साल से पहले अगर बेच देते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का मतलब है मोर देन 36 मंथ्स। मान लीजिए आपने गोल्ड लिया और आप उसको 5 साल बाद बेचते हो तो उस पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर 3 साल मतलब कि 36 मंथ के ऊपर अगर आप होल्ड करते हो और उसके बाद आप उसको बेचते हो तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और 36 मंथ से पहले तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। नेक्स्ट इशू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है FRBM एक्ट 2003। आप कहेंगे सर ये तो स्टैटिक का पोर्शन है, करंट अफेयर्स में कहां से ले आए? ये करंट अफेयर्स का भी पोर्शन है क्योंकि यूनियन बजट में जो इस बार का बजट था कितना हमारा फिस्कल डेफिसिट रहा 3.5%, जबकि हमारा टारगेट कितना है 3% का। सरकार ने कहा है कि ये 3% का टारगेट हम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक अचीव करने की कोशिश करेंगे। FRBM एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इकोनॉमिक्स में। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, तो आप प्लीज FRBM एक्ट के बारे में पूरी तरह से आपको जानने की जरूरत है, और इसीलिए मैं इस टॉपिक को मैंने यहां पर इंक्लूड किया है। क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ जो करंट में चल रहा है उसी पे पूछेंगे। करंट में अगर कोई टॉपिक ऐसा है, उसके मान लीजिए कोई डेटा आया है, कोई रिपोर्ट आई है, तो उसके बेसिस पर भी क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकता है। तो FRBM एक्ट का कॉन्टेक्स्ट क्या था मैंने बता दिया आपको। कॉन्टेक्स्ट यही था कि बजट में 3.5% रहा, जबकि हमारा टारगेट था 3% का, वो हमने मिस किया है, और हम सरकार ने कहा है कि वो 2022-23 तक उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। बैकग्राउंड क्या है? अब इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में अधिकतर जो है पॉपुलिस्ट मेजर लिए जाते हैं। पॉपुलिस्ट मेजर का मतलब क्या है कि जो लोगों को अच्छे लगे, जो लोगों को पसंद आए। जैसे मान लीजिए अभी यूपी में इलेक्शंस का जो है कैंपेनिंग शुरू हो गई है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हम जो है सबको फ्री में वो स्मार्टफोन्स बांटेंगे, टैबलेट बांट रहे हैं। पिछली सरकार ने साइकिल बांटी थी, लैपटॉप बांटे थे। इस तरह की जो काम होते हैं वो एक डेमोक्रेसी में होते हैं जहां पे पॉपुलिस्ट मेजर लिए जाते हैं। ऐसे डिसीजंस जो कि क्या होंगे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होंगे और इकोनॉमिकली बैड कहेंगे या इकोनॉमिकली साउंड नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप फ्री में लैपटॉप बांट रहे हो, स्मार्टफोन्स बांट रहे हो, तो क्या आप कुछ प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट कर रहे हो? आप ये टैक्स पेयर्स का पैसा किस जगह पर लगा रहे हो? क्या कोई प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं? क्या उससे जीडीपी ग्रोथ को कुछ बढ़ावा मिलेगा, या सिर्फ इलेक्शंस में कुछ आपको फायदा मिल जाए इसलिए आप कर रहे हो? तो इन सब चीजों की वजह से क्या होता है कि सरकार का जो कहना चाहिए एक बेकार का फालतू एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का मतलब क्या है? जो सरकार की लायबिलिटी है, सरकार के ऊपर जो कर्जा है वो इंक्रीज होता है। तो हम क्या जरूरत है कि इस फिस्कल डेफिसिट को विद इन लिमिट्स रखा जाए, उसको ज्यादा बढ़ने न दिया जाए। तो अब ये कैसे किया जाए, सरकार पर कैसे लगाम लगाई जाए, कि कैसे उनको नज किया जाए कि आप ऐसे काम मत करिए, इसीलिए लेकर आया गया था FRBM एक्ट, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। एक लेजिस्लेशन लेकर के आएंगे, लॉ लेकर के आएंगे, जहां पे सरकार को टारगेट दिया जाएगा कि आप इससे ज्यादा जो है खर्चा नहीं कर सकते। खर्चा करना है तो उतनी इनकम भी लेकर आइए। आपका फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट
विद इन लिमिट्स रहने की जरूरत है। और उसको कौन सुपरवाइज करेगा? अगर कोई लेजिस्लेशन है तो पार्लियामेंट सुपरवाइज करेगा। ये इसका बैकग्राउंड था। ये कैसे पूरा होगा, पार्लियामेंट कैसे सुपरवाइज करेगा? तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट को बजट के साथ जो है पेश करने होते हैं पार्लियामेंट। 3 डॉक्यूमेंट्स थे जो कि इनिशियली प्रपोज किए गए थे, जो कि इनिशियली इस एक्ट के साथ आए थे। उसमें से पहला डॉक्यूमेंट है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें सरकार को जो हमारे फिस्कल इंडिकेटर्स हैं, जैसे फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, टैक्स टू जीडीपी रेशो, आउटस्टैंडिंग डेट, इस सब के बारे में बताना पड़ता है कि आपका क्या टारगेट है, आपका क्या एस्टिमेट है कि आने वाले टाइम में ये कितना रहने वाला है, 3 साल में, 5 साल में। तो इसमें इसको पेश किया जाता है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। क्योंकि अगर आपने पार्लियामेंट को बता दिया कि सर हमारा ये टारगेट है, तो आपको बाद में जवाब भी देना पड़ेगा। अगर आप इसको इंक्रीज कर देते हो, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हो, तो पार्लियामेंट में डिबेट में पूछा जाएगा आपसे कि आपने ये टारगेट क्यों मिस किए। तो सरकार के ऊपर क्या हुआ? एक तरह से एक चेक आ गया है ना। पार्लियामेंट चेक कर सकता है, उनसे पूछ सकता है कि क्या आपने टारगेट क्यों मिस किया, क्यों अचीव नहीं कर पाए आप टारगेट। सेकंड, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। इसमें आप बताएंगे पार्लियामेंट को कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होने वाली है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होगा, हमारा कैपिटल अकाउंट डेफिसिट क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में रहेगा, डेफिसिट में रहेगा, कैसे रहेगा, फिस्कल बैलेंस क्या होगा। इस सबसे पार्लियामेंट को पता चलेगा कि कितनी आपकी ग्रोथ होने वाली है, कितनी आपकी इनकम होने वाली है, या आपका डेफिसिट की सिचुएशन जो है वो कैसे रहेगी, आपका एक्सटर्नल सेक्टर कैसे परफॉर्म करेगा, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स की क्या हालत रहने वाली है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ बता दिया कि हमारे टारगेट्स क्या है, उससे कोई फायदा नहीं है। उन टारगेट्स का बेसिस क्या है, आप किस हिसाब से कह रहे हो? आपके जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ने वाला है इसलिए आपका फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा, या क्या आपका एक्सपोर्ट्स बढ़ने वाले हैं, कि क्या होने वाला है? तो आपका वो एक बेसिस भी होना चाहिए। तो वो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट से पता चलता है। थर्ड जो था वो है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। मतलब आप क्या एक्शंस लोगे, क्या पॉलिसीज, क्या स्ट्रेटेजीज अपनाओगे, क्या आप इन जो टारगेट्स हैं ये जो आपने हमें बताए हैं इनको कैसे पूरा करोगे। कुछ अमेंडमेंट इस पर टाइम टू टाइम होते रहे हैं, टारगेट्स भी चेंज होते रहे हैं। शुरू में जो आया था तो इसका टारगेट क्या था कि 2008-9 तक हम रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट कर देंगे, फिस्कल डेफिसिट को हम 3% ऑफ जीडीपी तक ले आएंगे बाय द ईयर 2008-9। बट 2012 में इसमें अमेंडमेंट हुआ, उसमें एक नया डॉक्यूमेंट जो कि अब पेश करना पड़ता है वो है मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क। इसमें सरकार बताती है कि मीडियम टर्म में, मतलब आने वाले 3 साल या 5 साल में हम कहां कहां खर्चा करने वाले। दूसरा जो चेंज आया था वो था कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस जो सरकार की इनकम है, जो रेवेन्यू आ रहा है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, सरकार जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, जो ग्रांट्स दी जाती हैं स्टेट्स को, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। बट ये जो ग्रांट्स दी जा रही हैं स्टेट्स को, हो सकता है इसमें से कुछ पोर्शन जो है वो स्टेट्स कहां पर लगाए? कैपिटल एसेट्स की क्रिएशन में लगाए। तो वो तो प्रोडक्टिव एसेट्स हैं, कैपिटल एसेट्स आपने क्रिएट किए हैं, तो वो एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो वो पोर्शन ग्रांट्स का जो कि कहां पर जा रहा है? कैपिटल एसेट्स क्रिएशन में जा रहा है, वो हम रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस करते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट माइनस पोर्शन ऑफ ग्रांट्स given to states that goes into the creation of capital assets। उसके बाद जो रेवेन्यू डेफिसिट बचेगा उसको आप कहेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। 2015 में क्या अमेंडमेंट हुआ? 2015 में सरकार ने अपना गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया कि हम 2008-9 तक नहीं बल्कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट करेंगे बाय मार्च 2018। फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है 3% का, इसको हम अचीव करेंगे बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2017-18।
तो ये सरकार का टारगेट था जो कि गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया गया है। अब सरकार क्या कह रही है कि 3% का हम टारगेट अचीव करेंगे, कब तक? 2022-23 तक। तो इस तरह से सरकार जो है टाइम टू टाइम अपने गोल पोस्ट जो है वो शिफ्ट करती जा रही है। कुछ इश्यूज हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां हैं फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट की। पहली जो इसका ड्रॉबैक या पहली जो लिमिटेशन है वो ये है कि सिर्फ एफआरबीएम एक्ट से जो है सरकार जो है संभल नहीं रही है, फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है 3% का वो उसको अचीव नहीं कर पा रही है। जैसे कि 2008-9 में 6% ऑफ जीडीपी तक पहुंच गया था आपका फिस्कल डेफिसिट, लेकिन तब तक तो फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट आ चुका था। उसके आने के बावजूद भी फिस्कल डेफिसिट कितना रहा? 6% रहा। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ एफआरबीएम एक्ट इज नॉट सफिशिएंट, इट इज नॉट अलोन सफिशिएंट टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट। सेकंड जो इशू है वो है नो चेक ऑन सेंटर। सेंटर की जो बोरोइंग पावर है उसके ऊपर कोई चेक नहीं है, सेंटर कितना भी बोरो कर सकता है, लेकिन स्टेट्स की जो बोरोइंग पावर्स है उस पर लिमिटेशन है। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी है कि सेंटर को तो आपने अनलिमिटेड पावर्स दे रखे हैं, स्टेट्स को नहीं दी हुई है। नो जस्टिफिकेशन, किसका जस्टिफिकेशन? टारगेट्स का जस्टिफिकेशन। ये 3% का टारगेट का आपका बेसिस क्या है? किस बेसिस पे कह रहे हो कि 3% रहना चाहिए? क्योंकि 3% एकदम हेल्दी स्टेट है क्या? 4% हो सकता है या 2% हो सकता है? क्या इकोनॉमी की कौन सी कंडीशन है आप जिसके बेसिस पर ये बता रहे हो कि 3% का टारगेट होना चाहिए? इसका कोई जस्टिफिकेशन इस एक्ट में नहीं है। सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे डेट को अपोर्शन किया जाए, कितनी बोरोइंग किसको करनी चाहिए। अब 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद जो स्टेट्स को डेवोल्यूशन है वो इंक्रीज हुआ है ना। अब 41-42% जो है हिस्सा जो भी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का जो भी शेयर है, अब मान लीजिए 100 रुपए पूरा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है तो उसमें से 42 रुपीज जो है वो स्टेट्स को दी जा रही है। पहले 31, 32, 34% तक दी जाती थी। तो अब स्टेट्स का डेवोल्यूशन बढ़ा है तो इकोनॉमिस्ट का कहना यह है कि क्या सेंटर को जो डेट है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए? क्या सेंटर को ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए कि वो ज्यादा बोरो कर पाए, और स्टेट्स की जो डेट है उसको कर्व करना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। तो यह सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे बोरिंग को अपॉर्शन करना चाहिए, कैसे उनकी शेयरिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट इशू इज नो फ्लेक्सिबिलिटी, कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसमें। आपने एक रिजिड टारगेट दे दिया 3% का, अब ये 3.1% हो जाए, 3.5% भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे हालात होते हैं जब सरकार को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ता है। जैसे अभी कोविड टाइम्स में, अब कोविड टाइम्स में अगर सरकार जो है सिर्फ 3% के टारगेट को ध्यान में रख करके काम करती तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बहुत सारी डेथ्स ऐसी हो सकती थी जो कि ऑक्सीजन की कमी से और ज्यादा हो सकती थी। अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज को, वैक्सीन के डेवलपमेंट में सरकार पैसा नहीं खर्च नहीं करती तो हालात और भी बुरे हो सकते थे। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन, क्राइसिस सिचुएशन, मान लीजिए कोई डिजास्टर आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए या फिर सुनामी आ जाए, तो तब सरकार क्या ये हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी कि नहीं हमारा टारगेट तो 3% का है, अगर हम खर्चा करेंगे तो ये एक्सीड कर जाएगा और हम खर्चा नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्राइसिस सिचुएशन में वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाए, जो भी अपनी सिटीजन्स की जरूरतें हैं उनको पूरा करे। तो आपको टारगेट्स में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी देनी पड़ेगी क्राइसिस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट इशू क्या है? इट इज नॉट अलाइंड। किसके साथ अलाइंड नहीं है? मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। जब मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी स्टेज में है, एक्सपेंशनरी का मतलब क्या है कि जब मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है आरबीआई, तब आपकी फिस्कल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? तब आपकी फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब आप तब सरकार को अपना एक्सपेंडिचर जो है रिलेटिवली थोड़ा कम कर देना चाहिए या टैक्सेस को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए आपकी मॉनेटरी पॉलिसी भी एक्सपेंशनरी है, आपकी फिस्कल पॉलिसी भी एक्सपेंशनरी है, तो क्या होगा कि इन्फ्लेशन हाई रहने के ज्यादा चांसेस हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन जो है बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, तो इस सिचुएशन में इन्फ्लेशन हाई हो सकता है क्योंकि मनी सप्लाई जो है मार्केट में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सरकार भी खर्चा कर रही है,
और आरबीआई भी जो है मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी कर रही है, कर्जा देना सस्ता कर रही है, तो सब लोग हो सकता है कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च करें, तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी बहुत ज्यादा, और सप्लाई नहीं बढ़ेगी इतनी, तो इन्फ्लेशन जो है बहुत हाई हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि आपकी फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी अलाइंड होनी चाहिए। जब मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी हो तो फिजिकल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी होनी चाहिए, और जब मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी हो तो फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंशनरी होनी चाहिए। इससे होगा क्या, एक कहना चाहिए सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मनी जो है वो आपकी इकोनॉमी में रहेगा, उससे इन्फ्लेशन का खर्च मतलब खतरा भी नहीं रहेगा, और जो डिमांड है इकोनॉमी में वो भी बनी रहेगी। तो इन्हीं सारे ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी कि आप एफआरबीएम एक्ट को रिव्यू करिए। इसके चेयरपर्सन थे एनके सिंह, इसीलिए इसको एनके सिंह कमेटी भी कहा जाता है। इसने अपनी रिकमेंडेशन जो है 2017 में दी थी। कुछ सेलिएंट रिकमेंडेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पहली क्या है कि जब हमने ड्रॉबैक देखा क्या कि आपका जो कोई एंकर नहीं है, आपका कोई बेसिस नहीं है जो 3% ऑफ जीडीपी या फिजिकल डेफिसिट टारगेट रखने का। तो इन्होंने एक एंकर दिया, इन्होंने एक बेसिस दिया क्या कि पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो शुड बी योर एंकर। पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो के हिसाब से जो है वो आप टारगेट को बताइए कि टारगेट क्या होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट का। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेपो रेट होता है वो किसके बेसिस पे आप बनाते हैं, इन्फ्लेशन के बेसिस पे। इन्फ्लेशन का क्या रेट है, सीपीआई कितना चल रहा है, उसके बेसिस पे आप रेपो रेट डिसाइड करते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं। इसी तरह से इस एनके सिंह कमेटी ने कहा आप पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो के हिसाब से जो है अपनी फिजिकल पॉलिसी को डिसाइड कीजिए कि फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, उनका टारगेट क्या होना चाहिए। सेकंड था कि कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशियो शुड बी 60%। कंबाइंड का मतलब क्या, यूनियन प्लस स्टेट, इन दोनों का मिला के जो है डेट टू जीडीपी रेशियो 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें यूनियन का 40% और स्टेट का 20%, ये उनका रेशियो होना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट को सरकार को टारगेट करना चाहिए कि 2023 तक उसको वो 2.5% तक लेकर के आ जाए। रेवेन्यू डेफिसिट का एनके सिंह कमेटी ने कहा कि 2023 तक कोशिश करनी चाहिए कि वो 0.8% तक लेकर के आ जाए। उन्होंने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी बाय गिविंग दिस एस्केप क्लॉज। एस्केप क्लॉज क्या है कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि इमरजेंसी सिचुएशन है, क्राइसिस सिचुएशन है, तो उसमें सरकार को अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना होता है। तो ऐसी क्राइसिस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए उन्हें एक एस्केप क्लॉज दिया है, जहां पे सरकार जो है वो अपने टारगेट से 0.5% तक एक्सीड कर सकती है। एक फिस्कल काउंसिल बनानी चाहिए। वो कहते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन आप लेकर के आइए जिसका नाम होगा फिस्कल काउंसिल। ये फिस्कल काउंसिल क्या करेगी, ये फिस्कल काउंसिल एसेस करेगी जो भी सरकार के फिस्कल डिसीजंस हैं। फिस्कल डिसीजंस का मतलब क्या हुआ, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल डिसीजंस का मतलब होता है कि अगर सरकार कोई भी टैक्स रिलेटेड चेंज कर रही है, टैक्स रिलेटेड अनाउंसमेंट कर रही है, या अपने एक्सपेंडिचर रिलेटेड अनाउंसमेंट कर रही है, एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस लेकर आ रही है, तो वो सब फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। तो फिस्कल पॉलिसी इज अबाउट टू थिंग्स, अबाउट सरकार की जो इनकम है, जो कि टैक्स, नॉन टैक्स किसी भी तरह की है, और उसका एक्सपेंडिचर, इससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज है तो वो फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा होती है। तो फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल काउंसिल आप बनाइए जो कि चेक करे कि सरकार के जो डिसीजंस हैं वो प्रूडेंट हैं भी कि नहीं, वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि नहीं, या सिर्फ वो पॉपुलिस्ट मेजर्स है। तो एक चेक करने के लिए सरकार के डिसीजंस को वो कहते हैं कि फिस्कल काउंसिल आप एस्टेब्लिश करिए। तो ये था पूरा एफआरबीएम एक्ट के बारे में, जहां पे हमने एफआरबीएम एक्ट को पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि अब अगर आपके पास 8 मार्कर आता है, 20 मार्कर आता है, तो भी जो है आप उसको आसानी से नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है किससे रिलेटेड, एफडीआई से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ये फिस्कल पॉलिसी, एफआरबीएम नहीं, इस फिस्कल पॉलिसी वगैरह से रिलेटेड नहीं है ये, बल्कि आपको जो टॉपिक है डेट एंड इन्वेस्टमेंट, ये उसके अंदर आता है। तो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो यहां हम एफडीआई की बात कर रहे हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इस साल मतलब कि जो
फाइनेंशियल ईयर 2021 गया है मार्च 2021 में, उसमें हमारे यहां रिकॉर्ड एफडीआई आई है। कितना? यूएसडी 82 बिलियन डॉलर, जो कि 10% का इंक्रीज है ओवर फाइनेंशियल ईयर 2019-20। इससे ज्यादा एफडीआई अभी तक हमारे देश में नहीं आई थी। 82 बिलियन डॉलर्स की एफडीआई हमारे यहां आई है। अब आपके मन में सवाल आ रहा हो कि एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब भी कोई इंडिविजुअल हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, या बाहर की कोई गवर्नमेंट भी है इवन, जब वो हमारे देश का कोई एसेट खरीदती है, किसी बिजनेस में पैसा लगाती है, और साथ साथ उस बिजनेस में क्या करती है, इन्वॉल्व होती है इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में, पॉलिसी मेकिंग में उस कंपनी की, तब हम कहते हैं कि वो एफडीआई है। तो एफडीआई का मतलब सिर्फ खरीदने बेचने से नहीं है कि किसी फॉरेन कंपनी ने हमारे यहाँ की किसी कंपनी को खरीद लिया या उसके 10% शेयर खरीद लिए, बल्कि जब वो उसके डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, वो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होती है, कंपनी कैसे चल रही है उसमें इन्वॉल्व होती है, तब उसको एफडीआई कहा जाता है। इसी से एक मिलता जुलता टर्म है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई। एफपीआई में क्या है कि सिंपली सम इंडिविजुअल और कंपनी बाइज द शेयर ऑफ इंडियन कंपनी। मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी है, उसके किसी ने 1%, 2%, 4% शेयर खरीद लिए किसी बाहर की कंपनी ने, तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हुआ, क्योंकि वहां कंपनी जो है उसके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो रही है, उसमें कोई इंटरफेरेंस वो नहीं कर रही है, तो उसको कहेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई एक्चुअली में एक पैकेज है जहां पे कैपिटल तो आ ही रही है, साथ में वो अपनी स्किल, नॉलेज, मैनेजरियल कैपेबिलिटीज, ये सब लेकर के आता है। एफडीआई इन इंडिया, इंडिया में जो एफडीआई आ रही है उसके बारे में थोड़े से कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे कि टॉप इन्वेस्टर्स कौन है, सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है एफडीआई, वो है सिंगापुर से, उसके बाद यूएस से, और उसके बाद मॉरिशस। शार्पेस्ट ग्रोथ किस कंट्री से देखने को मिला है? शार्पेस्ट ग्रोथ, अगर आप टॉप 10 कंट्रीज जो कि हमारे यहां एफडीआई लगाती हैं, उसमें से शार्पेस्ट ग्रोथ देखने को मिला है सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया ने 2019-20 में इंडिया में 92 मिलियन डॉलर्स लगाए थे, जबकि इस साल 2020-21 में उन्होंने कितने लगाए हैं? लगभग 2 बिलियन डॉलर्स। तो शार्पेस्ट ग्रोथ सऊदी अरेबिया से देखने को मिला है। टॉप एफडीआई डेस्टिनेशंस क्या क्या है, मतलब हमारे यहां जो एफडीआई आ रहा है वो किन स्टेट्स के पास जा रहा है? तो सबसे ज्यादा जाता है गुजरात, देन महाराष्ट्र, और उसके बाद कर्नाटका। टॉप सेक्टर्स कौन कौन से, कहां पे जा रहा है? सबसे ज्यादा जाता है आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, उसके बाद जाता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, और तीसरे नंबर पर सर्विसेज सेक्टर में। तो ये टॉप सेक्टर है जहां पर कि एफडीआई आता है। एफडीआई किस तरीके से इंडिया में आ सकता है, या किस तरीके से बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो उसके दो रूट हैं, दो तरीके हैं, एक ऑटोमेटिक रूट और एक गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या है कि उसमें कोई प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट से। इंडिया के आजकल बहुत ज्यादा सेक्टर्स ऐसे हैं इकोनॉमी के जहां पर आपको किसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उस कंपनी की जो शेयर्स हैं वो खरीद सकते हैं, कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर में, टेक्सटाइल्स में, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां की ऑटोमेटिक रूप से बिना किसी की परमिशन के आप जो है अब पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, किसी कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं। सेकेंड रूट इज गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट का मतलब क्या है? यू नीड
परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। ये कैसे होगा? आप पहले एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन कहां पे होती है? सरकार ने एक पोर्टल बनाया हुआ है, उस पोर्टल पर आप अपनी एप्लीकेशन दीजिए। वो एप्लीकेशन कहां जाएगी? वो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के पास जाएगी। मान लीजिए आप रेलवे में कुछ लगाना चाहते हैं, रेलवे में मान लीजिए कोई सेक्टर ऐसा है जहां पे गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत है, तो आपने इस पोर्टल पर अप्लाई करा, वो पोर्टल से आपकी एप्लीकेशन जाएगी रेलवे मिनिस्ट्री के पास। रेलवे मिनिस्ट्री कंसल्ट करेगी किससे? डीपीआईआईटी से, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि नोडल मिनिस्ट्री है फॉर एफडीआई। जो भी रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बनते हैं वो डीपीआईआईटी बनाता है। उसके साथ कंसल्ट करेगा, फिर वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा, या तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा या रिजेक्ट कर देगा, और आपको पता चल जाएगा कि मैं एफडीआई लगा सकता हूं या नहीं। तो ये दो रूट्स हैं। अब एफडीआई के बेनिफिट्स क्या होते हैं, या एफडीआई अगर आता है तो इससे क्या क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स आ सकते हैं। जो पहला बेनिफिट है वो है ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। अब एफडीआई क्या है? एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। तो जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्या होगा कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको बढ़ावा मिलेगा। जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो आपकी इसमें डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट दोनों के बढ़ने के चांसेस होते हैं अगर एफडीआई आता है तो। सेकंड बेनिफिट क्या है? कैपिटल फ्लो। अब हमने देखा कि एफडीआई क्या आता है, सबसे पहले तो कैपिटल फ्लो ही है। तो कैपिटल जो है वो इंक्रीज होता है आपकी इकोनॉमी में। इससे क्या फायदा होता है कि मान लीजिए आपके करंट अकाउंट में डेफिसिट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई इम्बैलेंसेज हैं, तो एफडीआई किस में आता है? कैपिटल अकाउंट पे। तो अगर आपके यहाँ एफडीआई आ रहा है, एफडीआई किसकी फॉर्म में आएगा? फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में आएगा। तो अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है तो आपने जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको भी आप पूरा कर सकते हो थ्रू दिस फॉरेन एक्सचेंज अर्न थ्रू एफडीआई। थर्ड बेनिफिट क्या है? एचआरडी मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हमने देखा है कि जब एफडीआई आता है तो कोई भी जो कंपनी बाहर की, अगर वो इंडिया में किसी कंपनी में पैसा लगा रही है तो वो उसके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगी। वो बताएगी, वो सिखाएगी उसके एम्प्लॉयज को, नहीं ये काम ऐसा नहीं करना चाहिए, इस काम को करने का सही तरीका ये है। मैनेजर्स का भी जो कैपेबिलिटीज है वो इंप्रूव होगी, वर्कर्स की होगी, एम्प्लॉय सबकी जो है कैपेबिलिटीज को इंप्रूव होगा, क्योंकि जो नॉलेज जो स्किल्स लेकर आ रहे हैं वो आपके पास भी वो ट्रांसफर होंगे। तो जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका भी डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट इज बैकवर्ड एरियाज का डेवलपमेंट। इसका आपको एग्जांपल देता हूं कि Hyundai जो कंपनी है उसने तमिलनाडु के एक बैकवर्ड एरिया था श्री पेरुम्बदूर, वहां पर उन्होंने उसका प्लांट लगाया Hyundai कार मैन्युफैक्चरिंग का। तो जब से वो प्लांट लगा है तब से उस एरिया का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है। तो अगर इस तरह के कोई एफडीआई लेकर आके आता है, मान लीजिए कोई नया प्लांट लगाता है कहीं पर पे, तो वो बैकवर्ड एरिया भी क्या हो जाता है? वो भी डेवलप हो जाता है। एक्सपोर्ट्स, अभी जो Hyundai कार मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है इंडिया में, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको केटर करने के लिए करता है, बल्कि जो हमारे आसपास की कंट्रीज हैं जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, ये वहां भी जो है अपनी कार्स एक्सपोर्ट्स करता है। तो जब एक्सपोर्ट करता है तो हमारे यहां से एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं, हमें क्या मिलता है? हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। तो ये इसका फायदा है। अब जब आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा तो जो आपकी एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहती है, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज अब गवर्नमेंट डिटरमाइन नहीं करती है, बल्कि ये डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर होता है। तो अगर आपकी सप्लाई अच्छी है फॉरेन एक्सचेंज की, जितनी की डिमांड है, तो आपका जो रुपये की जो वैल्यू है विज़ावी डॉलर वो मेंटेन रहेगी। अगर मान लीजिए सप्लाई बहुत कम हो जाए, आपके एक्सपोर्ट्स इतने नहीं हो पा रहे और डिमांड बढ़ती रहे आपके डॉलर्स की, तो क्या होगा? रुपए की वैल्यू गिरती रहेगी, आज 70 80 हो जाएगी, 90 हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अगर आपके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग अच्छी आती रहेगी, तो रुपए की वैल्यू भी वो है वो बरकरार रहेगी। अभी जो हम रिकॉर्ड एफडीआई की बात कर रहे हैं, इसके साथ कुछ इश्यूज हैं, इनके कुछ ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस आप कहने चाहिए कि जितने अच्छा दिखाई दे रहा है ऊपर से उतना अच्छा है नहीं। क्यों नहीं है वो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। नेट ऑफ रिपेट्रिएशन अगर आप देखें तो एफडीआई जो है वो डिक्लाइन हुआ है एक्चुअली में।
जो रेट ऑफ रिपेट्रिएशन का मतलब, अब ये बाहर की कंपनीज है, इन्होंने अपनी जो पेरेंट कंपनीज है, मान लीजिए हुंडई है, तो हुंडई साउथ कोरिया की कंपनी है, तो उसने जो अपनी पेरेंट कंपनी को जो प्रॉफिट बाहर भेजा है वो इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट से 47% तक इंक्रीज हुआ है। तो जो भी प्रॉफिट ये कंपनीज कमा रही हैं उसका ज्यादातर हिस्सा ये क्या कर रही हैं, रिपेट्रिएट कर रही है, इंडिया में दोबारा इन्वेस्ट नहीं कर रही है, बल्कि बाहर अपने देश में वापस से भेज रही है। तो अगर आप नेट ऑफ रिपेट्रिएशन लगाएं तो जो एफडीआई है इंडिया में, एक्चुअल एफडीआई, वो 2.4% से घटा है 2020-21 में। जहां हम कह रहे हैं कि वो 10% बढ़ा, एक्चुअली में 10% बढ़ा नहीं है, बल्कि 2.54% से घटा है, अगर आप रिपेट्रिएशन को इसमें इंक्लूड कर लें तो। सेकेंड इज स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने देख लिया स्टेट वाइज, अगर आप कंपनी वाइज भी देखें तो आप मतलब हैरान हो जाएंगे, यू विल बी सरप्राइज कि फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में 2020-21 के फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में जो भी एफडीआई आया था उसका 54%, मतलब आधे से ज्यादा भी किसके पास गया है, रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास गया है। आप सोचिए कि किसी एक ही ग्रुप के पास 54% एफडीआई चला गया, बाकी सेक्टर्स का क्या होगा, बाकी कंपनीज का क्या। तो इतना स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इज एफडीआई का। थर्ड क्या है, नो क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स। अब मान लीजिए गूगल ने शेयर खरीदे थे रिलायंस के, फेसबुक ने खरीदे, किसी ने 9%, किसी ने 7%। तो इस जो शेयर्स खरीदे इसका क्या फायदा हुआ, क्या शेयर खरीदने से हमारे यहां कोई एसेट्स क्रिएट हो गए, क्या प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई हमारी इकोनॉमी की, नहीं बढ़ी। किसको फायदा हुआ, सिर्फ मुकेश अंबानी को, रिलायंस ग्रुप को फायदा हुआ कि उनकी कैपिटल वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई, बट एक्चुअली में हमारी इकोनॉमी को तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट नहीं हुए, है ना। तो हमें तो लगा कि बहुत एफडीआई आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गया, अब ग्रोथ बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हुआ है, सिर्फ शेयर्स खरीदे हैं, और किसके, सिर्फ एक कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। तो आपने कोई प्रोडक्टिव एसेट नहीं खरीदा, उन्होंने कोई नई फैक्ट्री इंडिया में नहीं लगाई, उन्होंने कोई नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थोड़ी ना लगाया है, उन्होंने लोगों को एक्स्ट्रा कोई जॉब नहीं दी है। नॉट सिंक विद गवर्नमेंट प्रायोरिटीज। गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटी है, मेक इन इंडिया।